नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। मैं और दादा ऑफ कर रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे पहले निकल आता है और बजट बाद में निकलता है। So why is it though? So number one, and why is the economic survey, reading the economic survey is much more important than watching the budget on the television channel? Dada, very warm welcome on the show. Let's get started. जी। सबको नमस्कार। इकोनॉमिक सर्वे इसलिए पहले निकलता है क्योंकि ये वो विश्लेषण है जिसके आधार पे बजट बनता है। बजट में दो इनपुट्स होते हैं, एक तो पॉलिसीज क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, जनता के लिए हमें क्या क्या चीजें सुधारनी होंगी, किन चीजों पे एम्फेसाइज करना होगा, किन चीजों को थोड़ा सा रिफॉर्म करना होगा। ये होता है बजट का उद्देश्य। पर बजट जो है वो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। मतलब मान लीजिए सरकार ने तय किया कि पिछले साल हमने अमुक अमाउंट खर्च किया था, इस वर्ष हम कितना खर्च करेंगे, और उसको खर्च करने के लिए हमें जो पैसा मिलेगा, हमारी जो आय है उसकी क्षमता कितनी होने वाली है, तो उसका एक दोनों चीजों का आकलन निकाल के एक बजट तैयार होता है। जो डिफरेंस होता है ना, टिपिकली जो ये लोग खर्च करना चाहते हैं और जितना आय है, खर्च की मात्रा ज्यादा होती है, आय की मात्रा कम होती है, तो एक बोरोइंग भी उससे तय हो जाता है कि सरकार कितना बोरो करेगी। ठीक है, तो बजट जो है वो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज है। उससे आपको लोगों के साधारण लोगों के लिए तो इतना ही है कि भाई टैक्स पे क्या असर पड़ने वाला है, जीएसटी को क्या कर रहे हैं, या फिर कोई स्पेशल कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें थोड़ा निवेश ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये होता है बजट का पर्पस। लेकिन अगर हम देखें कि जो सर्वे है ना, सर्वे एक पूरे साल का जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उसको बहुत बारीकी से इकट्ठा किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। उसके बेसिस पे सरकार के पास प्लानिंग कमीशन है, इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो लोग विश्लेषण करते हैं कि अभी हमारी अर्थनैतिक अवस्था जो है वो कैसी है, स्थिति कैसी है देश की, आर्थिक स्थिति, आर्थिक और अर्थनैतिक स्थिति, मतलब मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ऐसा है कि एक दो तीन बहुत मैंने थोड़ा सा उसका अध्ययन किया है, अभी भी पूरा विश्लेषण बाकी है। तो दो तीन चीजें हैं जो साफ निकल के आ रही हैं। एक तो एक खुशी की बात है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो हर एक जो मेजर राष्ट्र है और छोटे भी जो मेजर राष्ट्र हैं, बड़े बड़े देश हैं, उनका एक इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट निकालती है, एक भविष्यवाणी करती है। और हमारी जो सरकार है वो नीति आयोग के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक ग्रोथ का फोरकास्ट करती है, भविष्यवाणी कि कितनी बढ़ोतरी होगी पूरे अर्थव्यवस्था में। तो जीडीपी का जो नंबर है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो कितनी प्रतिशत उसमें वृद्धि आएगी। ठीक है, तो पिछले साल, इस साल के लिए जो अभी साल खत्म हो रहा है, चल रहा है, अभी मार्च में खत्म हो जाएगा, उसका ग्रोथ का प्रोजेक्शन आया था 6.8% सरकार द्वारा एंड 6.2 to 6.6% IMF द्वारा। उसके जगह पे अब निकल के ये आ रहा है कि दिसंबर तक का जो डेटा है वो साफ हो गया है और बाकी जो है प्रोजेक्शन है जनवरी और मार्च तक का। तो ये पूरा जो है ना, इससे निकल रहा है कि 7.4% ग्रोथ हुआ है। ये कम नहीं है। अगर हम देखें भारतवर्ष की जो जीडीपी है वो है $4.3 ट्रिलियन। 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स पे 0.5% 40 बिलियन डॉलर होता है, 43 बिलियन डॉलर्स रफली। तो 43 बिलियन डॉलर्स, सॉरी 43 नहीं, क्या बोल रहा हूँ, हाँ 81 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो रहा है। तो 81 बिलियन डॉलर्स कम थोड़ी है। 81 बिलियन डॉलर्स का मतलब क्या हो गया कि आप 80 है अभी, 9 तो 720 72 72,000 करोड़, 72,000 करोड़ सही बोल रहा हूँ, हाँ 720,000 करोड़ का एक्स्ट्रा ग्रोथ आया जो हमने सोचा नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी टैक्स की आय भी बड़ी होगी, आपके लोगों के पास भी धन कमाने की शक्ति बड़ी होगी, क्षमता बड़ी होगी। हाँ, पर इसमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतवर्ष में अभी भी जो सबसे नीचे का तबका है वो लगभग 100 मिलियन के पास है। उसकी धन और आय दोनों की क्षमता बहुत कम है, उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये एक चिंता का विषय है।
लेकिन जो मिडिल क्लास है उसका साइज बढ़ता जा रहा है हर साल। आज से 10 साल पहले मिडिल क्लास जो है माना जाता था 60 मिलियन, यानी 6 करोड़ के आसपास है। आज के डेट में वही संख्या बढ़ के 3 गुना हो चुकी है। 180 मिलियन यानी 18 करोड़ लोग जो हैं उनको डेफिनेटली मिडिल क्लास वैश्विक स्तर पे हम मान सकते हैं। मतलब इनका इनकम जो है $5,000-6,000 है रफली सालाना, बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी तरफ एक और चीज देखें कि $5,000 तो यूएस डॉलर के हिसाब से है, अगर जिसको हम परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं, यानी उसकी जो बाइंग पावर है उसके हिसाब से अगर आकलन करें तो उसका 4 गुना है, यानी $20,000 के आसपास है। तो ये बहुत ही सशक्त और अर्थव्यवस्था बन के निकल रही है। अच्छा, जो एकदम ऊपर के 2-3% है ना, उनकी आय की क्षमता बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि हुई है, बहुत ज्यादा। पिछले 2 साल में मेरा अपना अनुमान है कि रफली जिनको हम बिलियनर वगैरह कहते हैं, या फिर जिनकी मैं इंडिया में एक वो रखता हूं कि 5,000 करोड़ जिसकी संपत्ति और उसके ऊपर वाले जितने भी हैं, इनका जो है ना धन, वो ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ा है 2 साल में। कम नहीं है, आप खुद सोच के देखें। मतलब जिसके पास 5,000 करोड़ था, उसके पास 1,000 करोड़ और आ गया है। 20%। 1,000 करोड़, ठीक है ना। अच्छा, तो जिसके और जो बहुत धनाढ्य हैं, जैसे मान लीजिए जिसके पास 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ की संपत्ति है, उसका सोचिए 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ और ऐड किया। तो ये जो है हमारा जीडीपी जो बढ़ रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, बियॉन्ड अ पॉइंट है, पर एक चीज जो है साफ निकल के आ रहा है कि जो हेडलाइन ग्रोथ जिसको कहते हैं, वो अब 6-6.5% नहीं रहा है, वो 7% प्लस हो गया है, वेरी क्लियरली। तो ये एक पड़ाव है। जब आप एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था 6% के हिसाब से बढ़ रही है और जो 7 के हिसाब से बढ़ रही है, 8 के हिसाब से बढ़ रही है, वो कहीं बेहतर है, ठीक है, एक टेक ऑफ का स्टेज आ जाता है। अच्छा, मेरा अनुमान यह है कि जो हम अटकलें लगा रहे हैं ना कि हम लोग एक मिडिल इनकम इकोनॉमी बन जाएंगे, यानी कि सबका जो क्या बोलते हैं आय है, वो जो मैंने बताया था मिडिल क्लास वाला $5,000, $5,000 का मतलब है एक 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। इस वक्त हम 4.3 पे हैं। 7 ट्रिलियन बहुत दूर नहीं है मेरे हिसाब से। पहले तो ये बताया जा रहा था कि 2035 तक होगा, पर अगर यही ट्रेंड लाइन एस्टैब्लिश रहा तो 2.5-3 साल पहले ही हो जाए, यानी अगले 7 साल के अंदर ये 7 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगी इकोनॉमी, और हम लगभग एक ये मध्य स्तरीय राष्ट्र बन चुके होंगे। $5,000 से $6,000 का अपना इनकम होगा सबका, औसत इनकम बोल रहा हूँ। हाँ, इसमें फिर भी वही गरीब लोग होंगे, देखना पड़ेगा कि उनकी आय की क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, कौन से स्कीम्स, कौन से प्रकरण या प्लान्स हो सकते हैं जो लाए जा सकते हैं उसको करने के लिए। तो ये बातें हैं। तो ये जो सारा निकल के आता है ना, ये डाटा, ये उसी से निकलता है कि अगर इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ें, उसमें ये इसकी प्रस्तुति करी जाती है, प्रेजेंटेशन किया जाता है। कोई साधारण व्यक्ति भी उससे पढ़े तो मैं तो उसको रेकमेंड ही करूंगा, क्योंकि उससे काफी कुछ पता लगता है अपने देश में क्या हो रहा है। इसमें आपको ये भी पता लगता है कि स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, शिक्षा की अवस्था क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं, किस स्तर पे शिक्षित हैं, औद्योगिकी शिक्षा कितनी मिल रही है और सामान्य शिक्षा कितनी है, ठीक है। डिटेल विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक्स और द फाइनेंसेस ऑफ भारत, उसमें बहुत बारीकियों से पूरा लिखा जो हुआ हेल्थ है ना, पूरे हाँ, राष्ट्र का जो हेल्थ है वो एकदम सामने साफ होके आता है। अच्छा, इसमें कई चीजें जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी और बाद में भी एक प्रेस रिलीज जारी करके, तो डेंजर्स क्या हैं। ये डेंजर्स वही हैं जो हम कुछ पॉडकास्ट में हम लोग भी बता चुके हैं कि मान लीजिए यूरोप के साथ अपनी समझौता हुआ, संधि हुई, राइट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाला, तो उसको उसमें कुछ क्षेत्र उभर के आ रहे हैं सामने, कुछ में तो ऑलरेडी महारत है तो उसमें दिक्कत नहीं है, बट कुछ और नए क्षेत्र हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। मैं सिर्फ जहां मतलब क्या बोलते हैं रॉकेट छोड़ने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैं सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ, बड़े और हेवी ड्यूटी सैटेलाइट्स, डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन के बियॉन्ड भी और बहुत सारी चीजें उसको देखने के लिए, एक वो हो गया। फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। फिर डेटा बेस्ड जो नए सर्विसेज निकल के आ रही हैं वो हो गई। बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं, 2 चीजें हैं जिसमें इन्होंने दिक्कतें बताई
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ने। एक था कि जो एजुकेशन है दैट माइट प्रूव टू बी, वी हैव टू रियली एम्फसाइज, उस पे हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा, हायर एजुकेशन। क्योंकि यूरोप के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नए नए जो हाई टेक्नोलॉजी या तकनीकी जो विषय हैं उस पे काफी काम होने वाला है। तो उसके लिए हमारे हमारे पास जो अभी क्षमता है 15 लाख इंजीनियर्स का, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 15 लाख इंजीनियर्स की क्षमता है और 3500 हमारे टोटल क्या बोलते हैं निजी और सरकारी क्षेत्र के कॉलेजेस हैं जो ये 15 लाख लोगों को हर साल ग्रेजुएट करती है। लेकिन सर्वे आफ्टर सर्वे हैज आल्सो रिवील्ड, नॉट इकोनॉमिक सर्वे, अदर सर्विस, एम्प्लॉयमेंट सर्विस, कि इनमें से 10 या 15% ही एम्प्लॉयबल हैं। मतलब उनमें वो तकनीकी क्षमता है कि वो काम पे प्रोडक्टिव हो सके। तो अगर ये स्थिति है तो फिर तो ये एक बहुत चिंताजनक विषय है ना। कम से कम आपका 60, 70, 80% लोग अगर काबिल हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, 30% लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको 85% लोगों को ट्रेन करना पड़ रहा है, फिर से 2 साल लगाने पड़ रहे हैं कंपनियों को उनको ट्रेन करके काबिल बनाने के लिए, तो फिर वो शिक्षा व्यवस्था में एक कहीं पे दिक्कत है। तो उस पे काफी जोर दिया जाना पड़ेगा। और एक और चीज है, जो शिक्षा पद्धति है, जो प्रणाली है, उसका जोर अब व्यवसायों पे पड़ेगा, स्किल्स पे पड़ेगा, स्किल्स एंड क्राफ्ट्स एंड टेक्निक्स। सो देयर बी मोर, वो कह रहे हैं कि वो ज्यादा एम्फोसिस हमें यूनिवर्सिटी डिग्रीज के बजाय स्किल्स बेस्ड डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेशंस पे देना चाहिए। जो प्रणाली अभी, जो प्रकरण यूरोप में और अमेरिका में, जापान वगैरह में, जो उन्नत देश हैं, अब तथाकथित कहे ना कहे हैं तो उन्नत देश तकनीकी तौर पे, तो उनके यहाँ पे ये चलता है। तो अब इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी हमें वही करना पड़ेगा। तो एक ये है। और दूसरा उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जो है, मतलब जनता का जो औसतन स्वास्थ्य है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगी तो मतलब कार्य करने की क्षमता पे असर पड़ता है, एब्सेंटी डेज ज्यादा बढ़ेंगे अगर सिकनेस होगा। तो ये सारी चीजें हैं। हमें ना, मतलब हमारे पास दुनिया में हम वो देश है जिसके पास ये क्षमताएं हैं, लेकिन इनको रियलाइज करने, इनका पूरा जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए हमें इन चीजों पे और ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें सिर्फ अर्थबल की बात नहीं है, ये क्या कहते हैं उसको, प्रबंध की बात भी है, कैसे प्रबंध किया जाता है, क्या क्या प्रकरण आते हैं। और हमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, किफायती तौर पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना भी अर्थ नहीं है कि हम इतने बड़ी जनसंख्या को उस स्तर तक पहुंचाए। तो ये सारी बातें हैं। तो अब आते हैं कि जो बजट आने वाला है उसमें क्या होगा। देखिए, कुछ चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा असर इस बजट में दिखेगा। वो क्या हो रही है, जियोपॉलिटिकल अपहीवल, यानी भू राजनैतिक अस्त व्यस्त व्यवस्था। ठीक है, हमारे जो पड़ोसी हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा कि सब जानते हैं। एक तो बहुत ही बढ़िया पड़ोसी है हमारे पश्चिम में, उससे भी बढ़िया पड़ोसी हमारे अभी पूर्व में निकल के आया है। जो पूरा ये हमारा भारत महासागर का क्षेत्र है, ये अब अस्थिर हो चुका है। ठीक है, तो हमें जो है, और उत्तर में वो चीनी लोग बैठे हैं, पूरी तरह से भरोसा तो कभी भी नहीं कर सकते। जितना भी हमारा कोऑर्डिनेशन हो गोल्ड सिल्वर वगैरह पे, वो सब ठीक है, आर्थिक और अर्थनैतिक चीजें ठीक है, लेकिन भू राजनैतिक स्तर पे अगर देखें तो उसपे हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो जो आत्मनिर्भर भारत है, डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो ये जो उत्पादकता है इसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि बजट में कुछ चीजें लाई जाएंगी। 2 चीजें बताता हूं। एक तो यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए हुआ है उसमें कई तरह के कानून हैं, रेगुलेशंस हैं, जहां पे इंडिया डिफरेंट है, यूरोप डिफरेंट है। इन दोनों को इकट्ठा नहीं किया, समानता नहीं लाई जाए तो वो जो है एफटीए बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें ये बजट में शायद पारित कर दें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बजट तो एक बिल है ना, इसको अर्थ बिल कहते हैं। अर्थ बिल सिर्फ लोकसभा में पारित हो गया तो हो गया, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद कई सारी चीजें इसी बजट में घुसा के समाप्त कर दी जाएंगी। एक तो आप लोग ये देखोगे। दूसरा, जो मैंने कहा भू राजनैतिक ये जो अस्थिरता है, इसके चलते जो हमारा सुरक्षा व्यवस्था है उस पर निवेश बढ़ेगा। मेरे हिसाब से, जिसको कहते हैं 2 बजट होते हैं, उसमें एक कैपिटल बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट मतलब आप जो क्या टैंक, हवाई जहाज वगैरह वगैरह, बड़े बड़े युद्ध पोत, ये सब खरीदते हो, वो कैपिटल बजट है।
वो बढ़ाया जाएगा, उसमें भारी बढ़ोतरी आप देखेंगे। जो रेवेन्यू बजट है, यानी कि जो आप मानव संसाधन पे यानी कि सैनिकों पे खर्चते हो, वो तो मोर और लेस सेम ही रहेगा, उसमें बहुत बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम प्लानिंग, वो क्या बोलते हैं, जो प्लान्ड इंक्रीजेस हैं सैलरी वगैरह में, वो तो पे कमीशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो कैपिटल बजट है उसमें बढ़ोतरी होगी मेरे हिसाब से। कहीं मैं बिल्कुल आश्चर्य मुझे नहीं होगा अगर 30 से 40% उसमें बढ़ोतरी दिखे। 30 से 40% बहुत होता है। मैं आपको एक बता दूं कि इस वक्त जो डिफेंस बजट है वो रफली $90 बिलियन के आसपास चला गया है। शायद वो 100 बिलियन क्रॉस कर जाए इसके बाद। लेकिन जो भारी चेंज आएगा, कैपिटल बजट कभी भी 20%, 22% से ज्यादा नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द बजट, ज्यादातर हिस्सा उसका ये सैलरीज पेंशन वगैरह में जाता रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी सेना जो है काफी बड़ी है। नौसेना, स्थल सेना, वायुसेना, तीनों बहुत बड़े बड़े हैं वो। तो क्या है कि आप नए हथियार खरीदेंगे, नए प्रकरणों को लाया जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है हर सेना में, ये सारी चीजें हैं, उसके चलते कैपिटल इक्विपमेंट पे जोर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो 20-22 बिलियन डॉलर खर्चते थे, शायद अब 30 बिलियन, 35 बिलियन के आसपास खर्चा जाए। भारी मात्रा में हथियारों को आधुनिकीकरण के चलते लाया जाएगा और काफी तब्दीलियां आएंगी। दो तीन चीजें और हैं। अगर आपको युद्ध करना पड़े, टू फ्रंट वॉर, 0.5 छोड़ देते हैं, वो बजट का फोकस नहीं है। टू फ्रंट वॉर अगर करना पड़े तो आपको वो हाई इंटेंसिटी बैटल जिसको बोलते हैं ना, यानी कि बहुत घमासान युद्ध करने की क्षमता इस वक्त हमारे पास कोई 25 से 28 दिन का है एमिनेशन। उसको बढ़ा के आपको कम से कम 60 दिन का करना पड़ेगा। ये एमिनेशन जो होता है, या फिर मान लीजिए टैंक के जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रैक्स, वो भी खर्च हो जाते हैं। आप 300-400 किलोमीटर चलाओ तो बदलना पड़ता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें, स्पेयर्स हो गया, इनको भी रिप्लेस करना है। तो वो जो बजटरी कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। और हमारा एक वीकनेस है ये L1, L2, L3 सिस्टम, जिसके चलते कुछ भी लेने में आपको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन वो सालों साल वेट नहीं कर सकते ना, युद्ध में आपको तभी के तभी चाहिए। तो एक अच्छा चीज मोदी सरकार ने किया था, लेट मी फिनिश दिस। एक अच्छा चीज मोदी सरकार ने किया था, वो ये था कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के वाइस चीफ्स हैं, दे आर ऑल्सो दी ऑपरेशनल हेड्स। ठीक है, उनके पास क्षमता आ गई कि आप 1500 करोड़ रुपए खर्च कर सको अपने, मतलब बिना किसी अप्रूवल के। आपका एक डिस्क्रिशनरी फंड है, मेरे हिसाब से वो बढ़ाया जाएगा। दैट विल अलाउ क्विकर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल दी स्पेयर्स एंड अदर आइटम्स जो बहुत एसेंशियल है। ठीक है, जो स्पेयर्स खरीदने की क्षमता है उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी। अच्छा, तीसरा, एक तो ईयू का बताया कि कुछ रेगुलेशंस बजट के थ्रू पारित कर दिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री हो गया, ऑल ऑफ दैट, ये सब सारी चीजें। कुछ चीजें ये बजट में डिफेंस के में चेंज आएगा। अच्छा, जो इनकम टैक्स वगैरह है ना, मुझे उसमें कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो ये कि इसलिए कि देखें, बिना उसको चेंज किए पिछले 2 साल से लगभग सेम है, सिमिलर है टैक्स रिजीम। हाँ, इतना मतलब आश्चर्यजनक बढ़ोतरी मिली। ठीक है, अब डेटा पे कुछ लोगों के सवाल हैं, वो एक अलग टॉपिक बन जाता है कि डेटा का बेस क्या है, उसको चेंज करना है वगैरह वगैरह। लेकिन बढ़ोतरी तो हुई। IMF भी ये स्वीकार कर रही है कि उनका जो अनुमान था कहीं ज्यादा अच्छा किया भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था ने। ठीक है, तो ये जो है, इसमें एक बात और आ जाता है, वो ये है कि जो प्लानिंग होता है इनका, उसमें एक तब्दीली आ रही है। वो तब्दीली फरवरी से लागू होगी। तब्दीली क्या है मैं बता देता हूं। जो भी आप बेस लेते हो ना, एक साल को बेस मान के फिर उसके ऊपर परसेंटेज इंक्रीज, प्रतिशत कितना बढ़ा, एक नया सीरीज ऑफ डेटा चलता है। तो पिछला सीरीज जो चल रहा था अब तक, वो 2011 का था। 15 साल हो गए हैं, तो वो काफी पुराना हो गया वो सीरीज। उसमें कई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक तो जो बेस था, जिन चीजों को नजर में रखते हुए हम लोग एस्टिमेट करते थे कि चलो पूरी इकोनॉमी का इतना बड़ा, उसका ये कंपोनेंट इतना बड़ा, लेकिन कंपोनेंट्स ही चेंज हो गए ना। पूरा एक बहुत भारी शिफ्ट आ गया इकोनॉमी के अंदर। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग जो 11-12% होता था, अभी 17-18% हो गया और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इज वेल सेट टू हिट $1 ट्रिलियन प्लस। $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगा वो, मतलब एक चौथाई ऑलमोस्ट इकोनॉमी का। तो एक बहुत भारी चेंज है।
दूसरा, और किसमें लोग बोले हाँ कहाँ हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो मैं बताता हूँ, आप लोग जाके जरा ऑटोमोटिव सेक्टर का डेटा देखें। सिर्फ कारें, ट्रक्स और बाइक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आप कंपोनेंट्स का भी देखें, पूरा डेटा देखें। दुनिया में नंबर 3 पे पहुंच चुकी है इंडिया ऑलरेडी। कुछ तो इनर्शियल है, कुछ सरकार की लाई हुई पॉलिसीज हैं और कुछ डिमांड है। तो भारतवर्ष इस बार ऑटोमोटिव सेक्टर में एक बहुत बड़ा ताकत बन के उभरा है। ठीक है, और कुछ जगह है जहां पे, जैसे अफ्रीका हो गया, मार्केट डोमिनेशन इज 80%। 80% जो बिकता है टू व्हीलर्स का मार्केट जो है, इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, लैटिन अमेरिका में भी। ठीक है, अच्छा, तो है, ऐसा है कि ऑटोमोटिव सेक्टर है, फिर लाइट इंजीनियरिंग है, फिर आपका केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ये सब जो चीजें हैं, और एक और क्षेत्र जो अब तेजी से बढ़ने लगा है वो है वैल्यू एडेड फूड प्रोसेसिंग। इन सबों में बहुत भारी इजाफा बिल्कुल नजर नहीं आता, पर यथार्थ यही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों पे क्या पॉलिसीज लाई जाती हैं, इनको और बढ़ावा दिया जाता है। प्लस डिफेंस में जैसा मैंने कहा कि इस साल कुछ जो भी हो, $10 बिलियन तक, यानी कि 70-80 क्या बोल रहा हूं मैं, 90,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट्स का मतलब साफ एक पाइपलाइन नजर आ रहा है। अगले 2-3 साल में वहां तक इंडिया पहुंच जाएगी। इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, विश्व का तृतीय सबसे बड़ा देश होगा डिफेंस एक्सपोर्ट्स का। तो ये सब जो चीजें हैं ना, इस पे मेरे ख्याल से सरकार और भी इंटरेस्टिंग पॉलिसीज लाने वाली हैं। अच्छा, फाइनल मुझे ये देखना है कि ये लोग एजुकेशन पे क्या करते हैं, R&D पे क्या करते हैं। उस पे मुझे तो काफी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा है। पिछले मतलब जितने दिनों से मैं खुद इन चीजों को देखता आया हूं, हर सरकार से मुझे ये निराशा है कि भारतवर्ष 2% से ज्यादा ऊपर उठ ही नहीं सकता। आप देखें, जो भी उन्नत मान के राष्ट्र है ना, वो R&D पे, सिर्फ R&D पे सरकार, मैं निजी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार खुद 5-6% अपने बजट का लगा देती है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप का देश हो, रशिया हो, जापान हो, कोरिया हो, लगाते हैं हम लोग। और शिक्षा पे जो अच्छे देश होते हैं ना, मतलब जो एक स्तर तक पहुंच चुके हैं, वो लोग 10 से 15% खर्च करते हैं। हम लोग कितना करते हैं, अनुमान है किसी को? 4%, मतलब औसत। पिछले, मैं तो 30 साल से देख रहा हूं, 30 साल से वही है। 4% से क्या होता है? आपको कम से कम 8-10% तो खर्चना चाहिए ना। उसके लिए आप कहोगे कि क्या छोड़ के क्या लें? नहीं, युद्ध नहीं करना चाहिए, हम तो बुद्ध के देश हैं, तो युद्ध नहीं करना चाहिए, तो डिफेंस का कम कर दो। अरे कैसे कर सकते हैं भाई? सरकार का प्राथमिक कार्य है देश की सुरक्षा, इसीलिए सरकार है, तो उसको कम नहीं कर सकते। आप बजट को बढ़ाओ। मैं जो हमेशा कहता रहता हूं कि थोड़ा सा हम जो अभी देखें, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बहुत कम है भारतवर्ष में, 2% और 2% के नीचे है, तो मुद्रास्फीति का कोई चिंता तो नजर नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नॉमिनली हायर दिशा में चले गए, उनको नीचे लाने की आवश्यकता है। अब आप उसको नीचे लाओगे, जो मैंने एक और पॉडकास्ट में कहा था कि अमेरिका को अपना इंटरेस्ट रेट नीचे रखना पड़ेगा ताकि वो बार बार कर्ज ले सके और निवेश कर सके। तो हमें थोड़ा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कुछ वर्षों के लिए। तो आप इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने की स्थिति में जाएं, या फिर इंटरेस्ट रेट को ही सब्सिडाइज कर दें और थोड़ा सा कर्ज लें फॉर इन्वेस्टमेंट। कर्ज लेके वो मतलब सब्सिडी देने की बात नहीं है कि ये कन्या योजना, वो महिला योजना, ये पुरुष योजना, वो आवास योजना, ये सब नहीं। वो आप करें, आपका पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सारे दल करते हैं, कोई दल परे नहीं है इससे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध, इस पे खर्च, और डिफेंस पे भी आपको खर्चना ही पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा ढील देना शायद आवश्यक हो गया है इस वक्त। वो देखूंगा मैं, मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा चेंज आएगा उसमें, पर अपेक्षा मेरी यही है। देखिए, बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो अमेरिका को बड़ी दिक्कत होने वाली है, चाइना को बड़ी प्रॉब्लम। देखिए ना, शक्ति का स्रोत क्या है? बुद्धि, स्वास्थ्य। ठीक है, बुद्धि और स्वास्थ्य, यही तो शक्ति का स्रोत है। तो यही अगर आप लोग ठीक से नहीं करोगे तो कैसे होगा? सब्सिडी दे देके थोड़ी कोई शक्तिशाली बन जाता है। सब्सिडी तो सॉफ्ट बना देती है ना देश को। No, I'm looking forward to looking at the budget, defense budget, क्योंकि वो मेरे निशाने पे है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इमीडिएट प्रायोरिटी मुझे लगता है, बिकॉज़
जिस तरीके के हालात चल रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, कब कौन सी युद्ध कहाँ शुरू हो जाए, वी डोंट नो, are very unpredictable, and that is why the government of India is preparing for war full fledged. Otherwise इतनी ज्यादा acquisitions, इतनी ज्यादा deals, defense deals and this deal and that deal नहीं होती थी. We are all preparing for war. All the countries across the world are preparing for war. इसमें कोई doubt नहीं है. So this is very interesting to watch out for. But thank you so much दादा for joining. Imagine 7,20,000 करोड़ का GDP में जंप, सॉरी इजाफा जो आपने कहा, नॉट एक्सपेक्टेड, उससे ऊपर अनएक्सपेक्टेड आई वुड से. अच्छा सॉरी, ये मैं अगले 2 साल का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 1 साल का नहीं बता रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मान के चल रहे हो तो 6-6.5% है, अब ये 7-7.5% हो गया, ठीक है ना. तो 1% हर साल 1% एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 साल में आप लोग 7,20,000 करोड़ एक्स्ट्रा इंडिया में आउटपुट आएगा, जो पहले मतलब अनुमान में था ही नहीं. तो वो मैं कह रहा हूँ. जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे हेल्प कर सकते हैं. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय हिंद.